नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवल एंटीशिप मिसाइल एसआर को लेके, यानी कि शॉर्ट रेंज वर्जन को लेके। इसके बारे में सबसे पहले तो डिफेंस एक्सपो के दौरान डीआरडीओ की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था और ये एक शॉर्ट रेंज की एंटीशिप मिसाइल होने वाली थी, ऐसा बताया गया था। इन मिसाइल्स को मेनली हमारे हेलीकॉप्टर से, यानी कि नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया गया था। इनिशियल इसकी डेवलपमेंट के लगभग 434.5 करोड़ एलोकेट किया गया था और डीआरडीओ की तरफ से बताया गया था कि एक सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल होने वाली थी जिसकी रेंज 55 किलोमीटर तक होने वाला था और इसका जो मैक्सिमम वेट था वो लगभग 380 केजी तक होने वाली थी, जिसे आसानी से हमारे कोई भी नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है या फिर इसको किसी भी हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसकी नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड मार्क 0.8 तक होने वाला था, लेकिन इसकी खास बात ये होने वाली है कि लॉन्च करने के बाद ये सी लेवल से बस 5 मीटर की हाइट में ही क्रूज करने वाला है, जिस वजह से इसको डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ ही भले ही साइज में काफी छोटा है, लेकिन इसमें 100 केजी तक के वॉरेट मौजूद हो सकते हैं और इसमें गाइडेंस सिस्टम के तौर पर इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि बेहतर तरीके से अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और इनको फ्लेयर्स की मदद से इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता है। अभी भी हमारे नेवल हेलीकॉप्टर्स में एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और मोस्टली हमारे सी किंग हेलीकॉप्टर्स में ब्रिटिश ओरिजिन सी ईगल मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इन मिसाइल की रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है, लेकिन इनका वजन भी लगभग 600 केजी के आसपास की है, जिस वजह से ये टेक ऑफ वेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर इनको ज्यादा मात्रा में कैरी नहीं कर पाता है और इससे हेलीकॉप्टर की रेंज के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। पर डीआरडीओ की एनएएसएम एसआर की बात करें तो भले ही इसका रेंज कम होने वाला है, लेकिन ये हल्का होने की वजह से हम ज्यादा मात्रा में इनको कैरी कर सकते हैं और इनकी इंटरसेप्शन होने की जो चांस है वो भी काफी कम होने वाला है, क्योंकि ये रडार गाइडेड नहीं बल्कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होने वाले हैं। तो मिसाइल लॉन्च होने पर शिप्स को इसका वार्निंग नहीं मिलने वाला कि उसके ऊपर मिसाइल को फायर किया गया है। अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से उड़ीसा तट से इस मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है और इसे बे ऑफ बंगाल के ऊपर बालेश्वर के आसपास सी किंग हेलीकॉप्टर से फायर किया गया था। अभी तक इस मिसाइल की टेस्ट रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन अभी इसकी एक लॉन्ग रेंज वर्जन को भी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अब इस मिसाइल को हम लोग एक कॉस्ट इफेक्टिव एंटीशिप मिसाइल कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बस 100 केजी तक की वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी स्पीड भी इतना ज्यादा नहीं होने वाला है, तो इसमें जो डैमेज होने वाला है वो शायद कोई बड़े वॉरशिप्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन इससे डैमेज जरूर होने वाला है और छोटे साइज के पेट्रोल वेसल या ऑफशोर पेट्रोल वेसल या फिर कॉर्बेट जैसे वॉरशिप्स के लिए एक आइडियल चॉइस होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को हम छोटे पेट्रोल क्राफ्ट या ऑफशोर पेट्रोल वेसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट के हिसाब से हमको ज्यादा पड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अगर ये बड़े वॉरशिप्स को भी हिट करता है तो उसके बाद जो चेन रिएक्शन होगा, यानी कि शिप्स में आग वगैरह लगेगा या सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन होगा, उससे भी वेसल को डैमेज हो सकता है, जैसा रशियन वॉरशिप मॉस्को के साथ हुआ था। तो भले ही एक स्मॉल एंटीशिप मिसाइल होने वाले, लेकिन फिर भी एक खतरनाक और कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल होने वाला है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से। अब सब जानते हैं कि यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई की वजह से पूरा वेस्टर्न फ्रंट रशिया के खिलाफ हो चुका है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ पूरा यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस वजह से रशिया पर अभी कई सारे सैंक्शन भी लगाए जा चुके हैं, जिससे रशिया के साथ कोई ट्रेड करने में हमको काफी परेशानी हो रही है। लेकिन रशिया को अभी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब मोस्टली रशियन एयरलाइनर्स के द्वारा जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था वो सभी के सभी एयरवेज के थे या वेस्टर्न ओरिजिन एयरक्राफ्ट थे, या फिर जो एवियोनिक्स उसमें इस्तेमाल होता था वो सभी के सभी वेस्टर्न ओरिजिन थे। भले ही रशिया के पास खुद की एरोस्पेस इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन सर्विस अवेलेबिलिटी की वजह से या परफॉर्मेंस की वजह से रशिया के सभी एयरलाइनर्स मैक्सिमम बोइंग के एयरबस के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और अभी जब यूरोपियन यूनियन की तरफ से रशिया पर बैन लगा दिया गया है तो उस वजह से रशिया को अभी इनकी स्पेयर पार्ट को और सर्विस को हासिल करने में काफी परेशानी हो रही है, फिर नहीं मिल पा रही, जो कि वापस रशिया को अपनी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन फिर भी रशियन एयरक्राफ्ट्स में कुछ हद तक यूएस ओरिजिन और यूरोपियन ओरिजिन एवियोनिक्स का इस्तेमाल होता है, जिसको रिप्लेस करने के लिए रशिया की तरफ से अभी भारत से मदद मांगा जा सकता है। और अभी रशिया अपनी मल्टीपल एयरक्राफ्ट को चाइना, ब्राजील और भारत की मदद से अपग्रेड करना चाहता है, जिसमें सभी वेस्टर्न पार्ट को निकालकर वहां पर उनको इधर इंडियन ओरिजिन, चाइनीज ओरिजिन या फिर ब्राजीलियन ओरिजिन एवियोनिक्स से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है।
इसमें सबसे पहले तो रशिया अपनी MC-21 पैसेंजर जेट को अपग्रेड करने वाला है, जिसमें अभी इस्तेमाल हो रहे प्रैट एंड विटनी की PW1431G टर्बोफैन इंजन को एक डोमेस्टिक इंजन से रिप्लेस किया जाएगा और इसमें आगे चल के इंडियन ओरिजिन एवियोनिक्स का इस्तेमाल करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिनको वेस्टर्न एवियोनिक्स के बदले रशिया इस्तेमाल करना चाहता है। साथ ही सेम एयरक्राफ्ट को रशिया भारत में भी लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर भारत को दे रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और अभी तक हम लोग एक भी इस स्टैंडर्ड की पैसेंजर एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं कर पाए। तो अगर रशिया यहाँ पर खुद को बचाने के लिए भारत को इन जेट को लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दे रहा है और इसमें इंडियन एवियोनिक्स का इस्तेमाल करने का ऑफर दे रहा है, तो ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अगला अपडेट F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लेके। आप सब जानते हैं कि अभी फाइनली इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर को जल्दी ही फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इसी साल अगस्त तक इंडियन नेवी में INS विक्रांत को ऑपरेशनल किया जाएगा। हालांकि इनिशियल इसमें MiG-29 को ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन तक नेवी MiG-29 को ऑपरेट नहीं करना चाहती है, जिस वजह से वो अभी एक फॉरेन ओरिजिन कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहते हैं। अभी इस टेंडर में सिर्फ रफाल और F-18 ही बचे हुए हैं, जिसमें से पहले से ही रफाल की सभी यूजर ट्रायल को गोवा में कंडक्ट किया जा चुका है और अभी बस F-18 का ट्रायल होना बाकी था। बताया गया कि रफाल M ने इंडियन नेवी की कंडीशन के हिसाब से सभी ट्रायल को कंप्लीट कर दिया था। अब देखने वाली बात ये होने वाली कि F-18 किस हद तक इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है। अब पहले से ही बोइंग की तरफ से इस टेंडर में रफाल को बाहर करने की कोशिश किया जा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे सेगमेंट थे जिसमें रफाल M F-18 को मैच नहीं कर सकता है और स्पेशली कैरियर बेस्ड ऑपरेशन में और नेवल वॉरफेयर में F-18 रफाल M को थोड़ा पीछे छोड़ सकता है, जिस वजह से पहले ही बोइंग की तरफ से रफाल M को इस टेंडर से बाहर करने के लिए प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है और अभी अगले हफ्ते ही ऑफिशियली F-18 की ट्रायल को शुरू किया जाने वाला है, जिसमें बोइंग की तरफ से भी 2 F-18 सुपर हॉर्नेट को भारत भेजने का फैसला किया गया था। इस दौरान इनको इंडियन नेवी की कैरियर की एक मॉक्ड अप मॉडल, जिसको गोवा की सोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में बनाया गया है, वहीं पर पहले टेस्ट किया जाएगा। इस दौरान नेवी की तरफ से रखे गए मिनिमम लोडआउट के साथ F-18 को शॉर्ट रैंप से टेक ऑफ करना पड़ेगा और अगर F-18 ऐसा कर पाता है तो वो इस टेंडर में आगे बढ़ सकता है। फिलहाल नेवी की तरफ से इसमें मिनिमम 1 एंटीसेप मिसाइल, 2 VVR मिसाइल और 2 क्लोज रेंज की मिसाइल के साथ लगभग 50% फ्यूल के साथ टेक ऑफ करने को स्टैंडर्ड के तौर पर रखा गया है, लेकिन पहले से ही बोइंग की तरफ से बताया गया कि वो आसानी से इंडियन नेवी की कैरियर से 3 से 4 एंटीसेप मिसाइल के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। अब F-18 के लिए पेलोड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी कैरियर्स में कैटेबल सिस्टम नहीं है, जिस वजह से इनसे टेक ऑफ करने के लिए F-18 को अपने दम से टेक ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक F-18 को जितने भी कैरियर से ऑपरेट किया जा रहा है उन सभी में इनको कैटेबल की मदद से लॉन्च किया जाता है। अभी अगर ये सोर बेस टेस्ट फैसिलिटी से टेक ऑफ कर जाते तो उसके बाद इनको हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेस्ट किया जाएगा और शायद इनको पहले INS विक्रमादित्य पर टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इनको INS विक्रांत पर टेस्ट करने की कोशिश किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।